सलीम जावेद जी की अगर हम बात करते हैं तो मैं तो सवालों की तो झड़ियां हैं मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहूंगी कि जोड़ी बनी कैसे। कि सलीम साहब हीरो बनने के लिए बॉम्बे में आए थे और उन्होंने कुछ पिक्चर एज ए हीरो की भी। जावेद साहब जो है वो डायरेक्टर बनने के लिए आए थे ग्वालियर से। बहुत स्ट्रगल देखा इन्होंने, रहने का कोई ठिकाना नहीं था। कमलिस्तान स्टूडियो में ये कहीं भी बेंच पे सो जाते थे, या वो मीना जी का एक मेकअप रूम हुआ करता था, उसमें सो जाया करते थे। शायद ये ऐसे पहली जोड़ी थी राइटर्स की जिनका नाम पोस्टर्स पर भी छपने लग गया था। ये पहली जोड़ी थी और इनका नाम पोस्टर पे आया, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। इनसे पहले राइटर की अहमियत कुछ भी नहीं थी, लेकिन जंजीर से ये उभर कर सामने आए। और जंजीर इसके लिए भी दिलचस्प पिक्चर हो गई क्योंकि ये पिक्चर काफी लोगों ने रिजेक्ट कर चुकी थी। देव साहब ने रिजेक्ट की, राजकुमार साहब ने रिजेक्ट कर दी, दिलीप साहब ने रिजेक्ट कर दी। हीरो मिल नहीं रहे थे। बहुत हैंडसम, बहुत प्यारे इंसान, उनका लक साथ नहीं दिया एक्टिंग में, ये अलग बात है। वो हीरो नहीं बन सके, कोई बात नहीं, उनके बेटे ने तो कमाल कर दिया ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरी सहेली का ये स्पेशल पॉडकास्ट जिसमें हम बात करने वाले हैं दो ऐसे राइटर्स की जो अपने समय से लेकर आज तक के समय में एक नया इतिहास लेकर आए हैं, इतना ग्लैमरस नाम लेकर आए हैं और वो मकाम भी राइटर्स के लिए लेकर आए हैं जो कभी सोचा भी नहीं गया था। हम बात करने वाले हैं सलीम जावेद साहब की, और इन सब के बारे में बातचीत करने के लिए उनसे कैमरा के आगे की कहानी, पीछे की कहानी, ये सब बताने के लिए हमारे साथ जो है वो हनीफ जवेरी जी आए हैं। और इतना कह सकती हूँ, हनीफ जी से मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक तो पत्रकार हैं, दूसरा राइटर हैं, और इप्टा में एक्टिंग भी करते हैं, लिख भी चुके हैं। मतलब आप इनसे जस्ट नाम लेते जाइए और इनके बारे में समझते जाइए। इनकी दो कहानियां, इनकी दो बुक्स की मैं स्पेशली यहाँ पर बात करना चाह रही हूँ। महमूद अ मैन ऑफ मैनी मूड्स और संजीव कुमार साहब पर लिखी इनकी कहानी, इनकी किताब एन एक्टर्स एक्टर। कैसे हैं आप? I'm thankful to you and your entire team who invite me here to say and share something about Salim Javed. How sweet. Thank you. सलीम जावेद जी की अगर हम बात करते हैं तो मैं तो सवालों की तो झड़ियां हैं मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहूंगी कि जोड़ी बनी कैसे। मतलब राम कहते हैं ना, चंगू मंगू, और मेरे बच्चों का नाम मैं ये और ये रखने वाली हूँ, तो वैसे अगर दो लड़के हों तो सलीम जावेद। मतलब इतना जुबान पर रहता है लोगों के ये नाम। ओके, सही बात है। देखिए ये जैसे कि ऊपर वाला जो कपल्स बनाता है, वो वैसी दोस्ती में भी ऐसा ही मामला इनका मुझे नजर आ रहा है। क्योंकि दोनों जो है वो अलग अलग स्टेट से हैं, एक मध्य प्रदेश से हैं और एक उत्तर प्रदेश से है। और जैसे कि आप जानते ही है कि सलीम साहब हीरो बनने के लिए बॉम्बे में आए थे और उन्होंने कुछ पिक्चर एज ए हीरो की भी। और जावेद साहब जो है वो डायरेक्टर बनने के लिए आए थे ग्वालियर से। और आपको एक बात बता दूं कि जावेद साहब, आप जानते ही हैं कि जावेद साहब जाने माने शायर जान निसार अख्तर साहब के बेटे हैं। लेकिन उन्होंने दिमाग में ये बात रखी थी कि मुझे बॉलीवुड में जा कर के अच्छा डायरेक्टर बनना है। तो जब अपने गांव से जब वो निकले थे तो उनके दिमाग में बात था कि मैं गुरुदत्त से जाके मैं मिलूंगा और मैं गुरुदत्त जी के साथ उनका असिस्टेंट बन के रहूंगा। ही वॉज वेरी इंस्पायर विद गुरुदत्त जी। तो 1964 में ये बॉम्बे में फर्स्ट टाइम आए स्ट्रगल करने के लिए डायरेक्टर बनने के मकसद से। और उस जमाने में क्या था कि ट्रांजिस्टर जो था, रेडियो, उसका एक फैशन था। लोग हाथ में लेके रास्ते में चलते थे, सुनते थे। क्या तो जैसे ही ये ट्रेन से नीचे उतरे और ये प्लेटफॉर्म पे चलने लगे तो इनके बगल में कोई और पैसेंजर वो ट्रांजिस्टर रेडियो सुन रहा था। उस पर न्यूज़ आ रही थी और वो न्यूज़ आ रही थी कि गुरुदत्त अब हमारे बीच नहीं रहे। तो ये इनके लिए एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी कि ये जब गुरुदत्त जी से मिलने के लिए इतनी दूर से आए हैं और जिस रोज इन्होंने बॉम्बे में कदम रखा उसी दिन गुरुदत्त ये दुनिया छोड़ के चले गए। तो फिर इनको बहुत फील हुआ। फिर आगे चल कर के इन्होंने कमाल अमरोही साहब के साथ एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम स्टार्ट किया। बहुत स्ट्रगल देखा इन्होंने, रहने का कोई ठिकाना नहीं था। कमलिस्तान स्टूडियो में ये कहीं भी बेंच पे सो जाते थे, या वो मीना जी का एक मेकअप रूम हुआ करता था सेपरेट, उसमें सो जाया करते थे। और कमाल हम साहब के यहाँ काम मिला तो उनके यहाँ
किसी और डायरेक्टर के साथ काम मिल गया तो उनके यहाँ, इस तरह से इनका चलता रहा। उधर सलीम साहब एज ए हीरो फ्लॉप हो चुके थे, तो वो भी सोच रहे थे कि कुछ नया किया जाए। अब इत्तेफाक देखिए कि दोनों की दोस्ती एसएम सागर के पिक्चर अधिकार के सेट पे हो गई। अधिकार जब बन रही थी, जिसमें देव मुखर्जी और नाजिमा जी थे, तो उस पिक्चर में ही वॉज असिस्टेंट डायरेक्टर जावेद साहब, और सलीम साहब वहाँ रेगुलर विजिटर थे क्योंकि दोनों की दोस्ती थी। तो एक दिन एक कोई सीन ऐसा था कि जिससे डायरेक्टर सेटिस्फाइड नहीं था, तो डायरेक्टर ने कहा कि यार ये सीन, तो जावेद साहब ने कहा मैं रीराइट कर देता हूँ, और उन्होंने इतने अच्छे से रीराइट कर दिया कि डायरेक्टर को लगा कि यार इनमें तो ये राइटिंग का बहुत अच्छा है, तो उन्होंने और 2-4 सीन दे दी उनको, और सलीम ने सामने देखा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वहाँ पे इन लोगों ने ये तय किया कि क्यों ना हम राइटिंग की फील्ड में कुछ करें, और ये दोनों ने सिप्पी फिल्म्स ज्वाइन कर ली। सिप्पी फिल्म्स में मंथली सैलरी पे इन्होंने राइटिंग डिपार्टमेंट में काम स्टार्ट किया, जहाँ इन्होंने सीता और गीता, अंदाज ये लिखी। लेकिन इनकी पहली पिक्चर वो थी हाथी मेरे साथी, जो चिन्नप्पा देवर साहब ने बनाई थी, उसका स्क्रीन प्ले इन्होंने किया था। और यहाँ से ये जोड़ी जो जमी, तो फिर आगे तो आप जानते ही है, इतिहास रच दिया इन्होंने। बिल्कुल। हनीफ जी, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि मैंने सुना है कि शायद ये ऐसे पहली जोड़ी थी राइटर्स की जिनका नाम पोस्टर्स पर भी छपने लग गया था, ये मतलब ऐसा हुआ था क्या? ये बात तो सही है, लेकिन ये पहली जोड़ी थी और इनका नाम पोस्टर पे आया, इससे मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये जोड़ी 70 के दशक में बनी, और 70 के दशक में इनका नाम रेडियो पब्लिसिटी में या पोस्टर पब्लिसिटी में आया, ये बात सही है अब बात। लेकिन इनसे पहले पंडित मुकरम शर्मा, के नारायण, रामानंद सागर, इनके नाम पोस्टर्स पे आ चुके। आप बरसात का पोस्टर उठा के देख लीजिए, आप घुमरा का पोस्टर देख लीजिए, वहाँ पे राइटर के नाम आए हैं। ये पहली जोड़ी नहीं है जिनका नाम पोस्टर पे आया है। लेकिन चलो ठीक है, जो सलीम जावेद, ये दो लोगों का मिलके साथ में काम करना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। बिल्कुल। अच्छा, इन दोनों को जब भी नाम आता है तो एक जंजीर नाम की जो फिल्म आती है वो एकदम से हीरो एक इमेज लेकर आती है। तो आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या इनकी पहली जो फर्स्ट हिट फिल्म कही जाए जंजीर, उसका कोई किस्सा है जो आप शेयर करना चाहें? पहली हिट तो हाथी मेरे साथी ही मानी जाएगी, लेकिन जंजीर से ये उभर कर सामने आए, और जंजीर इसके लिए भी दिलचस्प पिक्चर हो गई क्योंकि ये पिक्चर काफी लोगों ने रिजेक्ट कर चुकी थी। देव साहब ने रिजेक्ट की, राजकुमार साहब ने रिजेक्ट कर दी, दिलीप साहब ने रिजेक्ट कर दी। जब तो हीरो मिल नहीं रहे थे, अभी क्या करें, और प्रकाश मेहरा इस टेंशन में थे कि अभी ये किसको लिया जाए। उन दिनों जया जी का रोमांस चल रहा था बच्चन साहब के साथ। अच्छा। और जावेद अख्तर साहब ने प्रकाश मेहरा साहब से कहा क्या एक पिक्चर आई है बॉम्बे टू गोवा, उसमें ये डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के लड़के ने काम किया है, देखो उसने फाइट सीन किया है और आपकी पिक्चर में फाइट सीन्स वगैरह है, तो आप देख लो। तो ये बेदिली से गए थे प्रकाश मेहरा पिक्चर देखने के लिए, लेकिन जया बच्चन ने इनको कन्विंस किया कि नहीं, आप अमिताभ बच्चन को ले लो। ये प्यार है कि प्रेमिका ने अपने प्रेमी के लिए सिफारिश की, और रेस्ट इज हिस्ट्री के जंजीर ने जो मकाम बनाया, जो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। प्यार के मामले में तो सबको झुकना ही पड़ता है। आपसे अगला सवाल मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक शोले की जब मैं बात करती हूँ, आई थिंक शोले हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक ऐसी फिल्म है जिसका हर कैरेक्टर हिट है, हर डायलॉग हिट है, हर व्यक्ति ने क्या पहना ये भी हिट है, और क्या नहीं बोला वो भी हिट है। सही बात है। तो ऐसे में शोले से जुड़ा कोई किस्सा बताइए, क्योंकि और जैसे कि आपने कहा कि शोले के कैरेक्टर सब हिट है, तो सारे कैरेक्टर्स पे पिक्चरें बन चुकी। वीरू दादा बन गई, फिर तुम्हारा सुरमा भोपाली बन गई, बसंती टांगे वाली बन गई। कितनी पिक्चरें वो कैरेक्टर के ऊपर ही लोगों ने खींच डाली कि ये कैरेक्टर फिट हो गया। और शोले से जुड़े तो बहुत सारे किस्से हैं। लोगों को शायद मालूम नहीं कि एक्टर फारूक शेख को बुलाया गया था बेंगलुरु में शोले करने के लिए। वो बेचारे यहाँ से वहाँ तक पहुँचे, पता चला उनको कि उनको संजीव कुमार के बेटे का रोल करना है, जो एक ही सीन था। वो आते हैं, वो गब्बर गोली मार देता है और वो एक्सपायर्ड हो जाते हैं। तो फारूक शेख ने कहा भाई मैं तो गर्म हवा पिक्चर कर चुका हूँ, ये एक सीन के लिए मैं नहीं करता। एंड ही वापस लौटा है
क्या बाद में उन्होंने नूरी वूरी की और बड़े स्टार बने। अच्छा वो उनका तो शोले से जुड़े ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। और एक्चुअली जैसे कि ये तो सभी जानते हैं, मैं कोई नई बात नहीं कहने जा रहा हूँ कि शोले में एज ए विलन डैनी फाइनल हो चुके थे। डैनी को साइनिंग अमाउंट दिया गया था, फिर वो धर्मात्मा की शूटिंग और इनकी शूटिंग कुछ क्लैश होने लगी, तो डैनी ने अफगानिस्तान जाके शूटिंग करना तय किया फॉर धर्मात्मा। तो ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि अब ये गब्बर का रोल कौन करेगा, और गब्बर के रोल के लिए किसको ले। वो एक टेंशन क्रिएट हो गई, इतना बड़ा सेटअप, इतनी बड़ी पिक्चर। तो संजीव कुमार साहब ने अमजद खान का नाम सुझाया। वो इसलिए कि संजीव कुमार और अमजद खान के आसिफ की फिल्म लव एंड गॉड कर रहे थे शुरू से। अमजद वो असिस्टेंट इन दैट पिक्चर। पहले अमजद साहब असिस्टेंट थे, और अमजद से पहले अमजद के भाई इम्तियाज असिस्टेंट थे। इम्तियाज ने पिक्चर छोड़ दी तो उनकी जगह अमजद को एज असिस्टेंट काम मिला, और वो पिक्चर में भी रोल भी कर रहे थे। तो संजीव कुमार ने कहा कि सिप्पी साहब से कि आप अमजद को ट्राई कीजिए। तो जावेद साहब वॉज नॉट रेडी। उन्होंने कहा कि नहीं, ये 5 नामी स्टार्स हैं और इन 5 के बीच में ये छठा न्यू कमर जो रहेगा वो कुछ होगा नहीं। लेकिन क्योंकि डेट्स प्रॉब्लम ये वो किसी तरह जावेद साहब को कन्विंस किया गया, एंड अमजद खान ने वो पिक्चर की। अब वो पिक्चर बन गई और पिक्चर फ्लॉप हो गई तो फ्लॉप का सहरा भी अमजद खान पे आ गया। अच्छा। बोले कि ये आपको हमने मना किया था कि आप इस लड़के को मत दो, इसकी आवाज़ बहुत पतली है, ये डाकू की आवाज़ तो भारी भरकम होती है। अब एक काम कीजिए, आप जो है ये अमजद की आवाज़ जो है वो कादर खान की आवाज़ से डब कर दीजिए। अमजद भाई ने बोले कि भाई अगर ऐसा होता है तो ये तो मेरे करियर का सवाल है। तो इनमें एक बहुत लंबा आर्ग्यूमेंट्स हुआ, और ये आर्ग्यूमेंट्स चलने तक तो फिर शोले ने पिकअप कर लिया और फिर वो बात पीछे रह गई। लेकिन ये एक दोनों के बीच में एक रिफ्ट आ गई, मतलब अमजद भाई और जावेद अख्तर के बीच में। और फिर इन लोगों में मतलब ऐसी रिफ्ट आई कि अमजद खान ने तय कर लिया कि सलीम जावेद की किसी पिक्चर में ये काम नहीं करेंगे। अमजद ओवरनाइट स्टार बन गए थे। तो आप देखिए शोले के अलावा ऐसी कोई भी फिल्म नहीं बनी जिसमें सलीम जावेद की ऐसी कोई पिक्चर नहीं बनी जिसमें अमजद खान। ये एक इसको सेटबैक कहिए या वो कहिए, लेकिन ये यहाँ पे एक रिफ्ट आ गया। और वो लेकिन दोस्ती में की जा सकती नहीं वो थी, तो मतलब देखो ठीक है, हो गया, ऐसा भी तो हो सकता था। ऐसा भी हो सकता था, लेकिन क्या होता है कि ईगो जो हट कर जाता है ना कि ये मेरे को शुरू से नहीं लेने वाले थे, ये शुरू से मेरे खिलाफ थे, एंड जब मुझे लिया गया तो पिक्चर फ्लॉप हुई तो भी मेरे ही सर पे आया, तो आई डोंट वांट टू वर्क अंडर देम। ये एक ऐसा हो गया था। बट अमजद खान भी बहुत प्यारे इंसान थे, ही वाज अ वेरी नाइस पर्सन। मैंने तो ये भी सुना है कि बहुत सारे जो एक्टर्स हैं मतलब बहुत फेरबदल किए गए थे। जय वीरू में वीरू के काम कोई और कर रहे थे, गब्बर का काम कोई और कर रहे थे, जैसा आपने मुझे बताया। तो ये इतने सारे कॉम्बिनेशंस में से कुछ कॉम्बिनेशन आप भी बता दीजिए। सिप्पी फिल्म्स में काम करना कौन नहीं चाहेगा, इतनी बड़ी बैनर था। बिल्कुल। तो उस जमाने के जो लोग स्ट्रगलर जो थे, जब मैं शत्रुघ्न सिन्हा का इमेज एज ए विलन थे, काफ़ी फिल्मों में वो विलन बने हुए थे, तो वो चाहते थे कि वो मेन लीड कुछ करें। तो वो भी बहुत कोशिश करते रहे कि जय का रोल जो है वो उनको मिल जाए। वो अनफॉर्चुनेटली एक दूसरे प्रोड्यूसर के हाथ में ये स्क्रिप्ट गई थी दीवार की, सलीम जावेद की दीवार कोई और प्रोड्यूसर बना रहे थे। मैं फिलहाल उस प्रोड्यूसर का नाम नहीं लूंगा, ले सकते तो नहीं तो वो उन्होंने फाइनल कर लिया था अमिताभ बच्चन वाले रोल के लिए शत्रुघ्न सिन्हा को। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा का बैड लक देखो, बाद में प्रोड्यूसर बैकआउट हो गया और वो फिर स्क्रिप्ट चली गई गुलशन राय के पास। गुलशन राय ने फिर यश चोपड़ा के साथ ये बनाया कॉम्बिनेशन और पिक्चर बनी दीवार, और दीवार ने फिर इतिहास रच लिया। तो ये सारी चीजें जो है ना वो नसीब की भी तो बात है ना। आपके नसीब में, जैसे मैं तो ये कहूंगा कि ऐसा कहते हैं ना लोग के दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, मैं तो बोलूंगा रोल रोल पे लिखा है करने वाले का नाम। बेहतरीन। अच्छा, एट द सेम टाइम मैं ये भी जानना चाहूंगी कि इन दोनों की जब जोड़ी की बात आती है तो कौन सा वो पीक पॉइंट कौन सा था कि इससे ज्यादा हम सोच भी नहीं सकती कोई राइटर्स जोड़ी इतना कमाल कर रही होगी। कौन सी फिल्म्स थी? ये इनका ऐसा मकाम बन गया कि इनसे पहले जो राइटर की अहमियत कुछ भी नहीं थी।
राइटर को एक मुनीम जी की तरह प्रोड्यूसर लोग लेते थे, स्क्रिप्ट ले लिया, हाँ भाई मिलो, इतना पैसा भी नहीं मिलता था। लेकिन इन्होंने अपने बल पर, अपनी मेहनत के बल पर वो चीज़ प्रूव कर दी कि ये मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। और उन्होंने एक के बाद एक, मतलब ब्लॉकबस्टर फिल्में दी इन्होंने। तो इनका नाम पब्लिसिटी में भी इतना इम्पोर्टेंट होगा। ऐसा कोई भी आपको व्यूवर्स नहीं मिलेगा जो राइटर का नाम पढ़ के थिएटर में जाए। ये पहले ऐसे राइटर्स थे जिनका नाम फिल्म से जुड़ते के साथ लोगों में जिज्ञासा बन जाती थी कि नहीं यार, सलीम जावेद की स्क्रिप्ट पे पिक्चर बन रही है, ये तो हमको हर हाल में देखना है। और आर्टिस्ट जितने थे, जितने जो स्ट्रगलर जो होते हैं, वो स्ट्रगल करते हैं, डायरेक्टर से मिलते हैं, प्रोड्यूसर से मिलते हैं। देखिए, ये पहले राइटर थे जो लोग इनसे मिलने जाते थे, साहब मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मुझे आपकी पिक्चर में काम दिलाइए। क्यों? क्योंकि ये पहले राइटर थे जो कास्टिंग भी खुद करते थे। वो बोल देते थे कि ये रोल जो है ये यही करेगा, अगर आप ले रहे हैं इनको तो ये हमारी स्क्रिप्ट लीजिए। ऐसा करिश्मा फिल्म इंडस्ट्री में इससे पहले कभी नहीं हुआ। क्या बात है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मतलब प्रोड्यूसर के अगर बजट में अगर धर्मेंद्र नहीं है तो वो बोलते थे नहीं, फिर आप ये पिक्चर नहीं बना सकते, हमको ये रोल के लिए धर्मेंद्र ही चाहिए, यादव की बारात। एक बात बताइए, सलीम जी उनके यंग एज के पिक्चर्स देखते हैं, ही वाज देयर फॉर टू बिकम अ हीरो। वो हीरो है, दिखते भी हैं आज भी, वो कितने बहुत हैंडसम, बहुत प्यारे इंसान। उनका लक साथ नहीं दिया एक्टिंग में, ये अलग बात है। हाँ, लेकिन देखो वो हीरो नहीं बन सके, कोई बात नहीं, उनके बेटे ने तो कमाल कर दिया ना। वो तो सलमान खान ने तो कमाल ट्राइड कि एक बार फिर से शुरू करता हूँ। इस बार तो मेरे पास मेरा दोस्त भी, जैसे वो बोला जाता है ना कि मेरे पास माँ है, वैसे ही मेरे पास दोस्त है, ऐसा कुछ। लेकिन ये क्या हो गया था, जब इनको जब इतना रिस्पांस मिलने लग गया, और पैसे भी जो है सलीम जावेद को जो मिलते थे वो लाखों में थे, तो वो क्यों हीरो फिर बनेंगे? यही चल रही है गाड़ी और अच्छे से चल रही है तो चलनी चाहिए, और क्या बुरा क्या है इसमें। हाल ही में ना मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गई थी जहाँ पर मुझे सलीम जी, जावेद जी, सलमान खान और फरहान ये सभी मिले। एक बात उठी वहां पर क्रांति को लेकर। अच्छा। हाँ, और ये कहा गया कि क्रांति के जो डायलॉग्स हैं या जो भी है उसमें लिखान जो कहा जाता है वो तो सलीम जावेद जी की है, लेकिन बात ये हो गई कि नाम आ गया मनोज कुमार जी का। ऐसा है क्या? देखो, अगर करियर के बिगिनिंग स्टेज पर अगर ऐसा होता है तो ये कोई नई बात नहीं है। अब दुनिया जानती है कि सीता और गीत, अंदाज जो है सलीम जावेद का काफ़ी कंट्रीब्यूशन एज ए राइटर रहा, तो वहाँ पे भी तो सलीम जावेद का नाम नहीं आया, तो वाई सिर्फ मनोज कुमार? बिगिनिंग स्टेज पे तो ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है कि, और मनोज कुमार खुद भी राइटर रहे हैं, उन्होंने भी पिक्चरें लिखी है, तो ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने भी कुछ डायलॉग्स लिखे हो और उन्होंने पूरा क्रेडिट ले लिया हो। तो मेरे ख्याल से मनोज कुमार इतने सीनियर आदमी है और उनके ऊपर अब भी ये टिप्पणी करना ये ठीक बात नहीं है मेरे साथ। ओके, चलिए एक और फिल्म की मैं बात करती हूँ, त्रिशूल की बात करती हूँ। उसमें जो टकराव दिखाया गया है, पिता पुत्र अपनी माँ का साथ देना, वो तो एक अलग ही कहानी कहती है। वहां पे सलीम जावेद जी से जुड़ा कोई हिस्सा? मैं एक बात बता दूं कि त्रिशूल की जब कास्टिंग हो रही थी तो ये जो आर के गुप्ता का जो कैरेक्टर है जी, ये प्राण साहब को लेने पे सोचा जा रहा था कि ये बिल्डर के रोल में प्राण साहब रहेंगे, कैसे रहेंगे, करेंगे, क्योंकि कोई और कैरेक्टर इंडस्ट्री में उस टाइम पे कोई ऐसा एक्टर नजर नहीं आ रहा था जो आर के गुप्ता का किरदार कर सके। तब किसी ने सुझाव दिया कि संजीव कुमार को ले लो, तो ये सोचा गया कि संजीव कुमार अगर अमिताभ बच्चन के बाप का रोल कर रहा है और शशि कपूर के बाप का रोल, तो उनकी एज तो एक ही है। शशि कपूर वॉज बोर्न इन 1936 और संजीव कुमार वॉज बोर्न इन 1938, तो संजीव कुमार तो शशि कपूर से 2 साल छोटे हैं, उसके बाप का रोल कैसे कर सकते हैं? तो फिर बाद में ऐसा बोला गया कि नहीं, बात तो करो, देखो क्या होता है, ये है। तो पता किया गया शाम का वक्त कि संजीव कुमार इस वक्त कहाँ मिलेंगे, तो पता चला कि प्रवीण भट्ट करके कैमरामैन है जी, उनके घर पे ये संजीव कुमार गए थे, कुछ बैठना उठना था, तो वो लोग प्रवीण भट्ट के घर पे मिले। प्रवीण भट्ट जी नॉट रिलेटेड टू महेश भट्ट साहब? ही इज नॉट रिलेटिव, बट ही हैज डन मेनी पिक्चर विद महेश भट्ट एज अ कैमरामैन। So in those days he was staying somewhere in Warsaw, or maybe he's staying now at same place. He's the father of Vikram Bhatt. हाँ, Praveen Bhatt is the father of Vikram Bhatt.
तो यश चोपड़ा ने उनको फोन किया परवीन भट्ट के घर पर, क्योंकि उस जमाने में मोबाइल तो था नहीं। तो बोले मैंने सुना हरि भाई आपके पास है। बोला हाँ हरि भाई बैठे हुए, क्यों? बोले हरि भाई से मेरे को 2 मिनट बात करनी है। तो यश चोपड़ा ने उनसे बात की। बोले हरि भाई ऐसा ऐसा है कि एक पिक्चर है, एक सब्जेक्ट है सलीम जावेद का, त्रिशूल है पिक्चर का नाम, और इसमें आपको अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के बाप का रोल करना है। तो बोले यार मैं आपका सब्जेक्ट भी, मैं रोल भी नहीं सुनूंगा, कुछ भी नहीं कहूँगा, आई एम रेडी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं उतने ही पैसे लूंगा जितने आप अमिताभ बच्चन को देंगे। तो यश चोपड़ा बोला ऐसे कैसे? तो बोले इसके लिए कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन के बाप का रोल मेरे से बेहतर कोई कर नहीं। अब वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, तो वो एग्री हो गए। और आपको एक दूसरी चीज भी बताऊं कि संजीव कुमार बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आए हुए थे। वो स्ट्रगल के टाइम पे भी उनके पास कपड़े ढंग के नहीं थे, इन्होंने स्टार बने। तो इनको फर्स्ट टाइम ये 3 पीस सूट पहनने का मौका मिला था त्रिशूल में। तो उन्होंने रमेश तलवार से कहा यार कि ये जो आप मेरा जो इंस्टॉलमेंट्स है उसमें आप एडजस्ट कर दीजिए, ये 3 पीस सूट मुझे आप दे दीजिए। तो उन्होंने गुलशन राय से बात की। ये बात मुझे खुद रमेश तलवार साहब ने बताई अपने इंटरव्यू में। तो गुलशन साहब ने कहा कि हम आपके इंस्टॉलमेंट से कुछ भी नहीं कट करेंगे, ये आप गिफ्ट ले लीजिए। और उन्होंने संजीव कुमार को वो 3 पीस सूट्स और जो बेल बॉटम वो जो भी था वो उनको प्रेजेंट कर दिया। तो और संजीव कुमार को उतने ही पैसे मिले जितने अमिताभ बच्चन को, मेरे ख्याल से कुछ 8-9 लाख के आसपास था उस जमाने का। तो अच्छा यहाँ अमिताभ बच्चन, अच्छा आपको एक और भी इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ। अभी संजीव कुमार जो थे ना, ये वाज अ वेरी सिंसियर पर्सन। वो जो भी पीना खाना ये वो सब 6 के बाद वो सेट पे किसी को तकलीफ देना ये नहीं करना। भले वो लेट आते थे लेकिन काम उतना ही करके निकलते थे जितना वो 6-8 घंटे में होता था। तो संजीव कुमार एक रोज ऐसा हो गया कि शशि कपूर ने यश चोपड़ा से कहा कि कल संजीव कुमार को सुबह में जल्दी आने को कहो, क्योंकि दोपहर में मेरी फ्लाइट है, मुझे दिल्ली जाना है। मैं 11 to 6 की शिफ्ट में आपके साथ सिर्फ 3 बजे तक रहूंगा, क्योंकि यहाँ से मुझे सिर्फ एयरपोर्ट भागना है। और संजीव कुमार लेट लतीफी के मामले में बहुत मशहूर थे। वो सुबह 11 की शिफ्ट थी तो वो खुद 4 बजे पहुंचते थे। तो यश चोपड़ा ने संजीव कुमार को रिक्वेस्ट की कि भाई शशि कपूर की ये प्रॉब्लम है और आप जो है वो प्लीज़ कल अगर जल्दी आ जाए तो शशि कपूर के साथ जितने आपके कॉम्बिनेशन सीन है वो हम निपटा लेंगे। आप देखिए किस्मत की बात, वो अगले दिन वो 3 पीस सूट जो है वो प्रेस के लिए गया था। वो जैकेट और कोट तो आ गया, टाई आ गई, लेकिन वो पैंट ही नहीं आई। तो अब पैंट का इंतजार होने लगा कि जब पैंट आएंगी और संजीव कुमार पैंट पहनेंगे तब जाके वो शशि कपूर के साथ शूटिंग करेंगे। अब भाई क्या करें? तो संजीव कुमार बहुत दिमाग रखते थे। उनका तो मतलब ऐसा मामला था कि वो एक शॉट में बीच से ये बात को काट के आगे की एक बात करता हूँ कि वो सिगार पी रहे थे तो पिक्चर के अंदर में, तो उनकी सिगार हाफ हो गई थी और दूसरे दिन कंटिन्यूटी शॉट था तो उनको नई सिगार मिली। तो उन्होंने कहा अभी मेरे को आधी पी लेने दो, क्योंकि कंटिन्यूटी शॉट मतलब इतना आदमी परफेक्ट था। तो उन्होंने ये सोचा कि ये सिर्फ पैंट की वजह से शूटिंग लेट हो रही है। तो उन्होंने यश चोपड़ा से कहा, वो पहन के चले आए कोट टाई वाई सब, नीचे पैंट की जगह उन्होंने बरमोडा पहना था बस। तो उन्होंने बोला कि यश जी आप जो है ना शॉट यहाँ तक मेरा ले लीजिए, वो तो इनका भी काम हो जाएगा, ये चले जाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या हो गई, वो जैसे टेक होने लगा तो शशि कपूर को हंसी याद लगी कि इतना बड़ा बिल्डर मेरे सामने नंगा खड़ा है। तो शशि कपूर हंसने लगे, हंस देते थे, शॉर्टकट हो जाता था। फिर संजीव कुमार ने शशि कपूर से कहा कि देख यार मैं तेरे लिए जल्दी आया हूँ, तुझे दिल्ली जाना है, फिर मुझे ब्लेम मत करना, ये शॉट खत्म कर। अब किसी तरीके से वो शॉट जो है वो कंप्लीट हो गया। और ऐसे कलाकार थे उस जमाने के। जाहिर आपकी जिस तरीके से किताब रही है संजीव कुमार जी के ऊपर, जो आपने किताब लिखी है एन एक्टर्स एक्टर, आई एम श्योर जो ऑथेंटिसिटी के साथ आप बता रहे हैं, बयां कर रहे हैं, मुझे सच में सुनने में बड़ा मजा आ रहा है। एक और एक्टर, मैं राजेश खन्ना साहब की बात करती हूँ। बोलो। राजेश खन्ना साहब और हाथी मेरे साथी और सलीम जावेद, ये कॉम्बिनेशन कैसे बना? एक्चुअली स्ट्रगल के दिनों से ही राजेश खन्ना और सलीम खान की दोस्ती थी, नॉट जावेद अख्तर। सलीम खान वॉज वेरी क्लोज टू राजेश खन्ना
और सलीम खान ने 2-4 सब्जेक्ट राजेश खन्ना को सुनाए भी थे उस जमाने में। बल्कि इनफैक्ट दीवार भी जो है वो सलीम खान चाहते थे कि विजय का रोल है वो राजेश खन्ना को मिले। अब हुआ ये कि राजेश खन्ना ने राजेंद्र कुमार से बंगलो लिया था आशीर्वाद, पहले उस बंगले का नाम कुछ और था, और उसमें कुछ पैसों की जरूरत कम पड़ गई थी, कुछ लाखों रुपए, 4-5 लाख रुपए कम पड़ रहे थे। तो वो पैसों के खातिर ही एग्री टू डू पिक्चर विथ चिनप्पा देवर जी, हाथी मेरी साथी। तो इट वॉज राजेश खन्ना, उन्होंने चिनप्पा देवर से रिक्वेस्ट की कि पिक्चर का स्क्रीन प्ले ये राइटर्स से करवा लो, मेरे दोस्त हैं, और सलीम जावेद से भी कहा कि देखो मेरी खातिर तुम ये जरा इसका ही कर दो। तो इस तरीके से हाथी मेरे साथी जो है सलीम जावेद को मिली, विच वॉज ए सुपर हिट पिक्चर। और राजेश खन्ना को भी हाथी मेरी साथी का सक्सेस का फायदा हुआ, उसके गाने वाने बहुत चले थे और तो मजा आई थी। पहले राजेश खन्ना को स्क्रिप्ट देख के लगा था कि ये पिक्चर तो हाथी पर ही है, इसमें तो मेरे लिए कुछ है ही नहीं, लेकिन अल्टीमेटली जब राजेश खन्ना जब मोहम्मद रफ़ी के गाना जो गाते हैं, जो हाथी की लाश को ले जा रहे हैं, पब्लिक रोती थी थिएटर में बैठकर कि इतना ब्यूटीफुल गाना था वो। ये मैं यही बता रहा था कि इनका कॉम्बिनेशन ऐसे हुआ था। एक तरफ बच्चन साहब, एक तरफ शशि कपूर साहब, एक तरफ संजीव साहब, फिर राजेश खन्ना साहब, इन सब के बीच में सिर्फ ये 2 शख्स, बैलेंस कैसे होता था? दोस्ती भी और दुश्मनी, आई मीन अगर कोई दुश्मनी या मनमुटाव हुआ तो। देखो संजीव कुमार का तो ऐसा हिसाब था ना कि वो ऐसा नहीं था कि उनको वो हीरो कि भाई वो भाग रहे हैं दरकों के पीछे, हीरोइन के साथ नाच रहे, वो एक्टर, उनको कुछ भी कैरेक्टर दे दो वो कर लेते, तो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं था। और शशि कपूर पूरा प्रोफेशनल थे। शशि कपूर ने एक ऐसा बैड पीरियड देखा था कि शशि कपूर को फिल्मों से निकाला जाता था। जब 4 दीवारी नाम की पिक्चर के बाद तो उनको पिक्चर नहीं मिलती थी, और नंदा जी ही उनके लिए, उनके पिक्चर के लिए यस करती थी। उस जमाने की हीरोइन शशि कपूर के साथ पिक्चर में काम करने को तैयार नहीं होती थी। तो शशि कपूर ने इतना खराब पीरियड देखा, जब वो जब फूल खिले के बाद जब उनको फिल्में मिलने लगी तो वो ना ही नहीं बोलते थे, वो स्टोरी भी नहीं सुनते थे शशि कपूर। और शशि कपूर पिक्चर साइन कर लेते थे। वो फर्स्ट एक्टर जिन्होंने उस जमाने में ढेरों पिक्चर साइन करके रखी थी, जो कंप्लीट होना मुश्किल ही थी। और इसकी वजह से शशि साहब के बड़े भाई राज साहब उनको टैक्सी करके बुलाते थे, यार तू तो टैक्सी है, तेरे को इसने 2 घंटा बुला लिया, उसने 2 घंटा बुला लिया, तू एक्टर है। बड़े भाई मेरे को भी कमाने का है पैसे, उनका पहले किराए पे रहते थे वो, तो वो अपनी तो वो पिक्चर, उनको पिक्चर मिलती थी तो वो ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते थे कि मेरा रोल क्या है या मैं किसके अपोजिट में हूँ। एक ऐसा पीरियड था शशि कपूर का। और चूंकि शशि साहब से मेरे बहुत अच्छी दोस्ती थी, तो एक किस्से मुझे सुनाया करते थे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, अच्छा लगता था। तो ये दोनों मतलब कैसे मैनेज करते थे इतने बड़े बड़े? नहीं, मैनेज करने का क्या था, देखो 4 पिक्चर अगर अमिताभ बच्चन के साथ कर ली और 2 पिक्चर, मैं मेरे ख्याल से ज्यादातर तो सलीम जावेद की स्क्रिप्ट में अमिताभ बच्चन ही होते थे, क्योंकि वो दिमाग में रख के ही लिखते थे। एक जंजीर एक ऐसी पिक्चर थी जो अमिताभ को ध्यान में रख के नहीं लिखी गई थी, वो धर्मेंद्र को ध्यान में रख के लिखी गई थी कि धर्मेंद्र रिवेंज वाले रोल करते थे, बदला ये वो धर्मेंद्र पिक्चर करने भी वाले थे, और धर्मेंद्र ने पिक्चर के राइट्स भी ले लिए थे, खुद बनाने वाले थे, लेकिन वो नहीं हो सका, वो अलग बात है। फिर जब जंजीर के बाद तो उनके दिमाग में यही था कि ये अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन, और प्रूव किया उन्होंने, शक्ति तक के रहा। इवन मैं आपको बता दूं कि मिस्टर इंडिया जो थी वो भी उन्होंने अमिताभ बच्चन को ध्यान में रख के लिखी थी। अच्छा। क्योंकि अमिताभ बच्चन की आवाज जो है, और वो पिक्चर पूरी आवाज के ऊपर थी, मिस्टर इंडिया गायब हो जाता है तो आवाज, लेकिन वो किसी वजह से अमिताभ बच्चन ने पिक्चर नहीं कर पाया और उनकी जगह फिर अनिल कपूर आ गए। और जब जावेद साहब ने इंडिविजुअली पिक्चर लिखी मेरी जंग, तो वो पिक्चर भी अमिताभ को ध्यान में रख के लिखी गई थी कि मेरी जंग में भी अमिताभ बच्चन काम करेंगे। फिर किसी वजह से अमिताभ बच्चन वो पिक्चर नहीं कर पाए। अगेन ये सेकंड पिक्चर अनिल कपूर को अमिताभ की रिजेक्ट की हुई पिक्चर मिली, और दोनों पिक्चर चली, मेरी जंग भी बहुत चली। मैं तो कहूंगा कि मेरी जंग से तो अनिल कपूर स्टार बने। बिल्कुल। मेरी जंग से तो अनिल कपूर स्टार बने। एक वो समय आया जब पूरी फिल्म इंडस्ट्री दुखी हो गई थी, क्योंकि जब ये 2 भाई मन मुटाव हुआ, तो मुझे ही बुरा लग रहा है, तो आप सोचिए उस समय क्या ही मंजर रहा होगा। हाँ। कहाँ से शुरू हुआ ये मन मुटाव, क्यों हो गया? ये मन मुटाव भी बड़ा अजीब रहा। हुआ यूं कि एक स्क्रिप्ट इन्होंने लिखी,
तो उन दिनों शबाना आज़मी जी और जावेद अख्तर में इश्कबाजी चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि सलीम साहब से कि ये स्टोरी में हम अच्छा सोलो थी, मल्टी स्टार स्टोरी नहीं थी, हम शबाना आज़मी को ले लेते हैं और अपोजिट अमिताभ बच्चन तो इनका फिक्स थे ही। सलीम साहब ने कहा कि नहीं, ये सोलो पिक्चर है तो शबाना आज़मी 8 फिल्म की हीरोइन है, उनको मत लो। अगर लेना है तो परवीन भाभी है, ये है वो। कास्टिंग भी यही करते थे। जावेद अख्तर उस चीज़ को एग्री कर गए कि शायद ये सही बोल रहे हैं कास्टिंग के हिसाब से। हालांकि शबाना आज़मी ने अमिताभ बच्चन के साथ 2 पिक्चर कर चुकी थी, एक थी अमर अकबर अंथनी और एक परवरिश, लेकिन वो उनके अपोजिट नहीं थी। यस, वो दोनों फिल्मों में विनोद खन्ना जी के अपोजिट थी। और मल्टी स्टार फिल्म में सलीम साहब का कहना था कि अगर शबाना आज़मी काम करती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप सोलो अमिताभ के सामने ले रहे हो तो शबाना इज अनफिट, बिकॉज उनको एक 8 फिल्म का लेबल लगा हुआ था। ये मान गए। लेकिन त्रिशूल से पहले ही इनमें मनमुटाव तब स्टार्ट हो गया जब ईमान धर्म की कास्टें होने लगी। ईमान धर्म इन दोनों ने मिलकर लिखी थी और ईमान धर्म मल्टी स्टार पिक्चर थी जिसमें संजीव कुमार साहब भी थे, रेखा जी थी, शशि कपूर थे, काफ़ी लोग थे, उत्पल दत्त, बड़े बड़े स्टार्स थे उसमें। तो सलीम साहब ने कहा कि इस पिक्चर में हेलन को हम अमिताभ बच्चन के अपोजिट लेते हैं। तो जावेद साहब चमके कि यार हेलन जी की एक इमेज है और सालों से शी इज प्लेइंग वैम्प रोल और डांसर, और वो अमिताभ बच्चन के सामने, वो भी पिक पीरियड पे, जब अमिताभ बच्चन की एकदम पिक पीरियड है, हाँ। तो ये तो कास्टिंग हो ही नहीं सकती, कैसे हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि सलीम साहब ने कहा इसमें कुछ ज़्यादा सीन भी नहीं है, 2-4 सीन है और ये पिक्चर मल्टी स्टार है, इतना इफेक्ट नहीं करेगी। और वो सलीम साहब ने इसलिए इस पर जोर दिया कि उन दिनों सलीम साहब का हेलन साहब के साथ चक्कर चल रहा था, और हो सकता है कि उन्होंने हेलन जी से ये वादा कर लिया हो कि मैं तुझे अमिताभ बच्चन की हीरोइन बना दूंगा, ऐसा हो सकता है। एंड एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। और हेलन जी तो सुंदर भी ये तो कितनी है। एक ऐसा रहा, तो ही वाज नॉट एग्री। और जावेद साहब को कहीं ये लगा था कि अमिताभ बच्चन विल रिफ्यूज इट, बट बच्चन साहब ने एग्री कर लिया हेलन जी के साथ काम करने के लिए। और फिर दूसरा यही एक वजह नहीं थी, इसी पीरियड में जावेद साहब का रुझान जो था ना वो पोइट्री की तरफ ज्यादा हो गया था। अच्छा। तो वो पोइट्री लिखते थे और वो कैफे आज़मी साहब के पास जाके उसकी सिलाई कराते थे कि जो साहब मैंने जो लिखी है ये कैसे बराबर है कि नहीं, ये वो। और उन्होंने दिमाग में ये भी रखा था कि अभी हमने पिक पीरियड देख लिया है, अभी इसके बाद क्या, तो बेहतर यही है कि पिक पीरियड पे हम सेपरेट हो जाए। ये जावेद ने दिली दिल में डिसाइड कर लिया। सलीम साहब को इसका गुमान नहीं था। ये लोग कहीं से आ रहे थे, आउटडोर से, मामलेश्वर या कहीं से, और जावेद साहब ये कई दिनों से ये बोलना चाहते थे सलीम साहब से कि मैं अलग होना चाहता हूँ, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि इतने दोनों साथ में उठे थे, जीरो से कहाँ पहुँचे थे। और ऐसी स्थिति में डायरेक्ट ही कह देना कि मैं अलग होना चाहता हूँ, ये हूँ, और बगैर कोई वजह बताए, तो ये थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन जब वो आए तो जावेद साहब ने बड़ी हिम्मत करके, वो सलीम साहब ने अपनी कार में जावेद साहब के घर तक उनको लिफ्ट दी। तो गाड़ी से जब वो नीचे उतरे, गाड़ी बंद करने के टाइम पे उन्होंने ग्लास में से बोला कि सलीम अपना सफ़र यहीं तक का था, आगे हम लोग साथ काम नहीं करेंगे। फिर इन लोग के सेपरेशन के बाद सलीम साहब ने कुछ फिल्में लिखी, आई थिंक नाम पिक्चर लिखी, वीर गति लिखी, जावेद साहब ने बेताब, मेरी जन, मशाल दिलीप साहब के साथ लिखी। लेकिन जावेद साहब का ज़्यादातर झुकाव जो है वो फिल्म स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग से हट करके गानों की तरफ हो गया था। उन्होंने सिलसिला में पहली बार गाना लिखा जो टाइटल सॉन्ग था, और वहाँ से फिर उनका ये रहा। लेकिन मैं दोनों के बारे में एक दाद दूंगा कि इतना सेपरेशन होने के बाद भी कभी भी उन्होंने इस टॉपिक पर खुलकर मीडिया को या किसी को बात नहीं की, ना एक दूसरे के खिलाफ कोई भाषण, हमेशा एक दूसरे को रिस्पेक्ट दिया। आज भी दे रहे हैं, आज भी मिलते हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं और बड़े खुलूस से मिलते हैं। और ये इनसे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है कि इशू है उसको एक तरफ रखो, लेकिन भाईचारा हमेशा बनाए रखो। हाउ ब्यूटीफुल। बट कैसे लिया था फिल्म इंडस्ट्री ने इस अलगाव को? बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी। मैं तो समझता हूँ कि ज़्यादातर लोगों को यूँ लगा कि जावेद के साथ ही पिक्चर बनानी चाहिए, सलीम साहब को काम नहीं मिल रहा था। जोड़ी टूटने के बाद सलीम साहब को काम नहीं मिल रहा था, और सलीम साहब ने खुद ने अपने इंटरव्यूज में कहा है कि मैं
तो यहाँ पे हाथ पैर मार रहा था, इवन बच्चन साहब ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था, कोई भी वजह हो, लेकिन चलो वो एक फेस था, निकल गया। बाद में तो चलती ही रहती है, वक्त तो कभी किसी लिए न रुका है न रुकेगा। लेकिन ये एक आज भी लोग, ऐसा नहीं कि उस समय ये अफसोस था कि भाई इन लोग क्यों अलग हो गए, वो आज भी अफसोस है। अगर कल को ये जोड़ी फिर मिलकर के कोई स्क्रिप्ट लिखती है तो मेरा दावा है कि दर्शकों की भीड़ फिर थिएटर पे टूट पड़ेगी इनको देखने के लिए, क्योंकि इन्होंने जो मैजिक क्रिएट किया था, बात ही अलग, बात ही अलग। नहीं वो एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस समय उन्होंने बोल दिया कि हम दोनों करेंगे साथ में, फीस सबसे ज्यादा हम ही लेने वाले हैं। अब लेना चाहिए भी, मैं बोलता हूँ फीस लेना भी चाहिए। और ये तो सलीम जावेद को तो मैं सैल्यूट मारता हूँ कि उन्होंने तो राइटर को एक मकान दे दिया। इससे पहले राइटर को कौन पूछता था, राइटर की कोई मतलब वैल्यू ही नहीं थी। अब तो और ये इन्होंने तो भाई हर चीज में मतलब कि भाई ये स्क्रिप्ट है, ये होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये सब वो ही देकर। इन दोनों के साथ मैं अगर एक और चीज जोड़ूं तो वो ये कि इन लोगों के डायलॉग्स या कहानियां, इसमें भारतीयता बहुत मिलती है। तो क्या इस चीज को आज के समय में अगर वो आते हैं तो क्या वही महक लेकर आएंगे या इस बार लाना कुछ चाहिए? अलग? मैं कहता हूँ लाना चाहिए, क्योंकि देखो उस जमाने, अभी देखो एक पीरियड था जैसे हर पिक्चर में चाइल्ड आर्टिस्ट होता था, वो फिर बड़ा के हीरो। अभी चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल ही खत्म हो गया है फिल्मों में। हाँ। इनकी फिल्मों में होता था बचपन में, दो भाई है वो बिछड़ गए, वो ट्रेन में वो डब्बा वहां चला गया, ये यहाँ चला गया, तो क्यूरियोसिटी बढ़ रही भाई ये कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। हाँ। क्या ऐसा वो चीज नहीं हो गया? अभी तो फिल्म मेकिंग तो अभी तो टोटल बिजनेस हो गया है। फिल्म मेकिंग कहाँ रही है? डू यू मिस देम? आप आई एम श्योर आप बहुत सारी नेचुरली 100%, मैं ही क्या, सभी पूरी फिल्म इंडस्ट्री मिस कर रही है, उनके चाहने वाले मिस कर रहे हैं इस चीज को, चाहने वाले भी मिस कर रहे हैं। चलिए ऐसा मौका हुआ कि आप उन दोनों के सामने हैं और क्या कहेंगे इन दोनों के लिए? एक लाइन इनको और एक लाइन इनको। एक हाइपोथेटिकल मैं कहूंगा भाई फिर एक बार मिल करके लिखो, हमको फिर खुश कर दो सबको, और अच्छी आपकी, अब जब आप लिखोगे तो और भी मेहनत से लिखोगे, क्योंकि अभी एक वो वाली बात हो जाएगी ना कि भाई सलीम जावेद की स्क्रिप्ट है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा भाई फिर मिल जाओ और फिर साथ में काम स्टार्ट करो। बिल्कुल, ये बात तो फिल्म इंडस्ट्री की है, लेकिन सच बताइए कि जब जोड़ी टूट गई तब काम का बंटवारा कैसे हुआ? किसे ज्यादा फेवर या दोनों को बराबर मिला? दोनों को बराबर नहीं मिला। उसकी वजह ये थी कि लोगों के दिमाग में ये बात थी कि जावेद वॉज मोस्ट टैलेंटेड देन सलीम खान। तो और एक ऐसा भी चर्चा दबी जबान चली थी कि सलीम क्या करते हैं, सलीम कुछ भी नहीं करते हैं, वो तो जावेद ही लिखते हैं, वो तो सलीम का नाम यूँ दे दिया गया है। ऐसी जो बेतुकी बातें थी वो, और सलीम सिर्फ वो प्रोड्यूसर से लेन देन की बातें करते हैं, वो इस तरह की बातें थी। तो इसकी वजह से सलीम के पास फिल्में ना के बराबर हो गई और जावेद को इंडिविजुअली काम मिलने लग गया, और जावेद ने पिक्चरें लिखी भी, कुछ चली कुछ नहीं चली। सलीम साहब का स्ट्रगल नए सिरे से स्टार्ट हो गया, जैसे फिर से उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट कर दिया। उन्होंने भी पिक्चर भट्ट साहब की नाम लिखी, और फिर वीर गति करके एक पिक्चर आई थी वो की, फिर ख्याल से पत्थर के फूल भी उन्होंने लिखी जो रवीना टंडन की पहली पिक्चर थी। लेकिन सलीम साहब को एक नए तरीके से स्ट्रगल करके आगे आना पड़ा, मतलब उनको। और फिर तो फिर सलीम खान का भी रुझान जो है राइटिंग से कम हो गया, क्योंकि एज फैक्टर भी था, और फिर उनका अपना बेटा ही इतना बड़ा स्टार बन गया, तो फिर उनको लगा कि भी चलो ठीक है, मैं भी हीरो बनने के लिए आया था, मैं ना सही मेरा बेटा बन गया। उनको बेटे को देख करके वो खुश होने लगे, और अपने हिसाब से मतलब उनको मतलब ये संतुष्टि कर ली कि हाँ चलो ठीक है, अभी किस्मत के आगे तो कुछ कर नहीं सकते ना। तो कहीं ऐसा दिल अटक कर रह गया, और वो क्या वो एक शॉकिंग फैक्ट रहा उनके लिए बहुत ज़्यादा? क्या वो बहुत दिल में चला गया कि अरे मेरा दोस्त मेरे साथ अब काम नहीं कर रहा है? डिड यू टेक इट टू मच टू हार्ट? ऐसा लगा? ऐसा तो वही होगा, लेकिन एक दूसरा रूमर्स ये भी उड़ा दी गई थी ना कि सलीम खान बहुत एरोगेंस है, मतलब वो कि सीधे मुंह किसी से बात नहीं करते, ये करते। हालांकि ऐसी बात नहीं थी।
सलीम साहब का ऐसा था कि वो कट टू कट जो था, ये है तो भाई ये है, कि नहीं है तो नहीं है, मतलब किसी को घुमाना, भाई बाद में मैं देखता हूँ, मैं बाद में सोचता हूँ, ये नहीं था। वो ही वॉज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन। तो वो उस चीज़ को, उनकी इस प्लस पॉइंट को लोगों ने गलत तरीके से लेकर के उनको ये ब्लेम करने लग गए कि बाबा ये बहुत ही प्राउडी है, ये किसी मुंह सीधे बात नहीं करते। दैट वाज रॉन्ग। बट सलीम साहब का ये था कि भाई जो है वो है, उसमें कोई दो राय नहीं थी। एक फिल्म डॉन की बात करते हैं, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो इनफैक्ट फरहान ने खुद बोला कि मुझे फेवरेट फिल्म वैसे तो सारी हैं पिताजी की, लेकिन डॉन का तो मैंने खुद ने रीमेक किया हुआ है। उस फिल्म की कहानी बताइए कुछ। एक्चुअली क्या हो गया था कि रोटी कपड़ा और मकान मनोज जी बना रहे थे, और उनके जो कैमरामैन थे नरीमन ए ईरानी, वो फाइनेंशियल क्रंच में थे। उनको उनको काफ़ी कर्जा हो गया था, तो वो टेंशन में रहते थे रोटी कपड़ा और मकान के सेट पर। तो बोले इतना पैसा मुझे कहाँ से मैं लाऊंगा, कैसे मैं कर्ज चुकाऊंगा, यही टॉपिक चलती रहती थी। तो उनको मनोज जी ने ये कहा कि एक पिक्चर प्रोड्यूस कर डालो तुम। और अमिताभ बच्चन और जीनत अमान जो पिक्चर में थे, उन्होंने कहा कि हम आपके लिए, मतलब तब फीस आप देना जब आप बिजनेस कर लो, वी विल वर्क फॉर यू। तो जब जीनत अमान जैसी हस्ती और अमिताभ बच्चन जैसा कंफर्मेशन लेटर दे दे कि मैं आपकी, तो फाइनेंसर तो ऑटोमेटिकली मिल ही जाता है। और मनोज कुमार ने कहा कि आप ये अपने सलीम जावेद को लेना पड़ेगा, मतलब सलीम बच्चन साहब है तो सलीम जावेद की स्क्रिप्ट लेनी पड़ेगी। तो नरीमन ईरानी किसी तरह सलीम जावेद से मिले, बोले आपसे हमको स्टोरी लिखवानी है और एक पिक्चर बनाना चाहते हैं जिसमें जीनत अमान अमिताभ बच्चन होंगे, तो ये मेरा ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपके लिए स्क्रिप्ट लिखें। सलीम जावेद ने कहा क्योंकि हम इतने खुद बिजी हैं, लेकिन हमारे पास एक सब्जेक्ट जो है वो अलमारी में पड़ा हुआ है जिसको कई प्रोड्यूसर ने रिजेक्ट कर दिया है, और वो धूल में पड़ा है, मुझे ढूंढना पड़ेगा। अगर आप उस पर फिल्म बना सकते हैं तो बना दो, वो हमारी लिखी हुई स्क्रिप्ट है। तो इन लोगों ने स्क्रिप्ट ढूंढी और वो थी डॉन का सब्जेक्ट, उन्होंने नरीमन ईरानी को दे दिया। नरीमन ईरानी को तो पिक्चर अमिताभ बच्चन के साथ बनानी थी, और इस तरीके से डॉन शुरू हुई। और डॉन कंप्लीट होने से पहले ही नरीमन ईरानी का इंतकाल हो गया। लेकिन डॉन ने उनका कर्जा ही नहीं उतारा, उनकी फैमिली को एक स्टेटस खड़े कर दिया। मतलब ये कि डॉन से बहुत फायदा हुआ, चंद्र बारूद को फायदा हुआ। चंद्र बारूद वाज असिस्टेंट टू मनोज कुमार। तो बोले पिक्चर कौन डायरेक्ट करेगा, बाहर के किसी डायरेक्टर को लेंगे तो पैसे देने पड़ेंगे, तो बोले ये चंद्र बारूद को ब्रेक दे दो, इसको मतलब इतना पैसे देने नहीं पड़ते ना, जगह ब्रेक दे दिया तो इतना बड़ा ब्रेक मिल गया चंद्र बारूद को कि वो अमिताभ बच्चन को डायरेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से डॉन जो है ना, वो एक फेंकी हुई स्क्रिप्ट जिसको कई लोगों ने रिजेक्ट किया था, लेकिन अगेन डेस्टिनी, वो डेस्टिनी काम कर गई, सलीम जावेद का नाम काम कर गया। और देखो डॉन जो पहले कोई बनाना नहीं चाहता था, वो डॉन पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 बन गई लास्ट 40 साल के अंदर में, और आगे भी बन सकती है डॉन। और डॉन एक टाइटल भी एक अजीब था, तो वो जो वर्किंग टाइटल था उनका, वर्किंग टाइटल था, देयर वाज नॉट टाइटल कि वो जब फाइनल बनेंगे तो उसका कुछ नया टाइटल सोचेंगे, लेकिन वो डॉन के नाम से ही उन्होंने पिक्चर बनाया। और पिक्चर ने जो क्रिएट किया, इस पिक्चर से दूसरा एक किस्सा जुड़ा हुआ ये है कि जब पिक्चर मनोज कुमार को दिखाई गई जो रशिश, तो मनोज कुमार ने सजेस्ट किया कि ये थोड़ा सा रिलीफ चाहिए, इसमें एक गाना डाल दो। तो फिर वो गाना अनजान साहब से लिखाया गया, खई के पान बनारस वाला ये वो, और फिर वो गाना धोबी घाट में जाके पिक्चराइज किया, और वो गाना अभी इतना वो हो गया। और ये गाने की रिकॉर्डिंग पे दूसरा वो हो गया कि वो किशोर दा ने बोला कि मैं गाना तब गाऊंगा जब मैं पान खाऊंगा, पान खाते खाते मैं गाना गाऊंगा। तो ये बड़े डॉन वो सच्ची अलग ही तरह का एक था। और फरहान अख्तर को जो डॉन से लगाव है उसका कारण ही यही है कि डॉन जो फेंकी गई स्क्रिप्ट पे इतना कमाल कर गई। तो मैं तो देखा हूँ इंडस्ट्री में कि यहाँ तो डेस्टिनी चलती है, टैलेंट वैलेंट कुछ नहीं चलता है। अगर आपकी डेस्टिनी में है कुछ तो आप निकल जाते हैं। और ये भी डेस्टिनी थी, ये दो दोस्तों का अलग हो जाना,
ये इनकी डेस्टिनी में लिखा था कि एक वक्त तक ये लोग साथ में रहेंगे। मैं ऐसा मानता हूँ। दोस्तों, आपने देख लिया सलीम जावेद साहब के बारे में अगर बात करना शुरू की जाए तो कहाँ ख़त्म की जाए ये समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो आपको रुकना पड़ता है। और इतनी पूरी जानकारी जो हमें मिली है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत सारी कहानियाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।